चलो गाइस, हमारी टेबल जो है वो बन गई है ना। अब देखिए फॉर्मेट बन गया है इसका। अब देखिए किस तरह से एंट्री को इंक्लूड कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। मैं इसे जो बनाने का फॉर्मेट है इस वीडियो को स्किप कर रहा हूं, है ना, तो डायरेक्ट देख लीजिए आप। यहां पे देखिए जो आपको ये y1, y2, y3, y4 और y5 और y6 जो दिख रहे हैं, ये क्या है, आपके पास इन वेरिएबल्स की एंट्रीज है ना। तो आप पहले इसको इंक्लूड कर लेंगे। y1 में यहाँ पे पहली रो भर देंगे। तो देखिए पहला रो क्या है आपके पास 3 है, यहाँ पे क्या है आपके पास -1 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, दूसरी रो भर दीजिए आप। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ 0 है, ये 0 है, ये 1 है और ये आपके पास 0 है। नेक्स्ट -4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है आपको, यहाँ पे 0 है, ये 0 है और ये 1 है। क्लियर है गाइस। अब देखिए बी के मान रख दीजिए। बी के मान ये है आपके पास, तो ये 7 हो गया, ये आपके पास 12 हो गया, ये 10 हो गया। एक्स बी जो होता है आपने पढ़ा होगा कि एक्स बी फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। एक्स बी क्या होते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे होते हैं। और इनके रेस्पेक्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। अब इनकी एंट्री कैसे की जाएगी वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है कि जो हमने ये रेस्ट्रिक्शंस बनाए हैं, इन रेस्ट्रिक्शंस के अंदर अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव मिल जाना चाहिए। यानी कि आपने ये जो एंट्री दिख रही है आपके पास, ये सारी एंट्री, तो इस एंट्री के अंदर कैसा मिलना चाहिए आपको, एक तत्समक अवयव मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा अच्छे से समझिए। एक बार यदि आपको समझ में आ गया तो फिर आपका 4th चैप्टर, आपका 5th चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट करते जाएंगे और बस सिंपलेक्स मेथड जो सोल्व करने का तरीका है वो आपको बिल्कुल परफेक्शन हो जाएगा वहां पे। तो देखिए तत्समक अवयव बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो आपको ये वाली एंट्री दिख रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो याद होगा आपको कि जो तत्समक अवयव होता है वो इसी तरह का होता है। तो तत्समक अवयव किस किस वेरिएबल्स में है, तो x4 में है, x5 में है और x6 में है। किसमें है आपका तत्समक अवयव, x4, x5 और x6 में। लेकिन आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जैसे क्वेश्चंस आएंगे आगे तो क्वेश्चंस की वैरायटी मिलेंगी। तो वहां पे आपको ऐसा दिख सकता है, देखो 0 0 1 1 0 0 और 0 1 0, इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है आपके पास। तो यहां देख लीजिए कि ये वाला जो एंट्री है, इसको मैं चलो दोबारा से एक बना देता हूं। यहां पे आपके पास हो सकता है 0 1 0 1 0 0 0 0 1, इस तरह का आ गया। तो देखिए इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है वो पहला कॉलम ये है। ठीक है, तो आप जो एंट्री करेंगे पहला कॉलम की इधर ही एंट्री करेंगे। ठीक है, चाहे वो कहीं पे भी हो। जैसे ये x5 पे है तो पहले एंट्री लिखी जाएगी x5। ठीक है, दूसरा कॉलम आपका कौन सा होता है 0 1 0, ये यहां पे है तो ये लिखा जाएगा फिर x4। ठीक है, और यहां पे ये लास्ट वाला है तो इसको लिखा जाएगा x6। लेकिन अपने इस क्वेश्चन में आपके पास जो मैट्रिक्स दिख रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो दिख रही है वो किस तरह की दिख रही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, x4 के रेस्पेक्ट में है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं पहले कॉलम के रेस्पेक्ट में x4, दूसरा कॉलम आपका x5 है, तीसरा कॉलम आपका x6 है। क्लियर है। ओके गाइस, तो बी के रेस्पेक्ट में बी के आपके लिए लिख लेते हो, इनको कॉलम लिखते हैं अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6। और सी बी क्या है आपके पास, जो आपने ये वेरिएबल ऐड किए x4 x5 और x6, ये क्या है, जो आपका उद्देश्य फलन है उस उद्देश्य फलन में x4 x5 और x6 के प्राइस वेक्टर है। ठीक है, प्राइस वेक्टर बोले तो मूल्य सदिश, यानी कि इनके कोफिशिएंट, x4 का कोफिशिएंट 0 है, x5 का कोफिशिएंट 0 है, x6 का कोफिशिएंट 0 है। तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएंगी 0 0 0। ठीक है, तो ये आपके पास मेथड होता है फर्स्ट टेबल बनाने का। अब फर्स्ट टेबल के अंदर आपको क्या क्या काम करना है, तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं।
यहां पे सबसे पहला आपने काम किया है, क्या काम किया है? तत्समक अवयव, तत्समक अवयव को पहचानना। ठीक है, तत्समक अवयव को आपने पहचाना है, तो एंट्री जो की है दूसरी वेरिएबल्स या चरों की प्रविष्टि जो एंट्री कर रहे हो वो तत्समक अवयव का प्रथम स्तंभ जिस भी चर के सापेक्ष है उसी चर को पहले लिखते हैं। उनका क्रमागत होना आवश्यक नहीं है। क्रमागत मतलब कॉन्जुगेटिव, जैसे यहां पे x4, x5, x6 मिला है, तो आपको ऐसा हो सकता है कि पहला कॉलम यदि x6 के रेस्पेक्ट में आ रहा है तो पहला x6 लिखा जाएगा, फिर आपका x4 आ रहा है दूसरा कॉलम तो यहाँ पे x4 लिखा जाएगा, तीसरा कॉलम x5 आ रहा है तो यहाँ पे x5 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इनका क्रमागत होना जरूरी नहीं है। अच्छा, यदि ये टेबल नहीं बन रही हो तो फिर उसके लिए एक नया मेथड बोलते हैं उसको कृत्रिम चर। क्या बोला जाता है? कृत्रिम चर, एक वेरिएबल ऐड करते हैं, वो एक दूसरे टाइप की क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ पे अभी सिंप्लेक्स मेथड को सोल्व करना सीख ले, उसके बाद नया जो कॉन्सेप्ट आएगा वो उसमें पढ़ लेंगे। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे अपन, अब थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशन करेंगे और उसके लिए आप वैल्यू निकालेंगे ZJ माइनस CJ। वैसे तो ZJ का जो वैल्यू होता है आपके पास, ZJ का वैल्यू होता है CB B इनवर्स अल्फा J, CB B इनवर्स अल्फा J होता है। लेकिन आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि आपको ZJ को कैसे फाइंड आउट करना है, आप वो देखिए। ठीक है, तो देखो, जैसे आपको Z1 यानी कि J बराबर 1 के लिए Z1 माइनस C1 निकालना है, तो Z1 माइनस C1 का मतलब क्या है? Z1 से समझिए, ये जो आपको CB दिख रहा है, इस CB का मल्टीप्लाई आपको इस वेरिएबल के रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करके 0 का 3 से मल्टीप्लाई, 0 का -2 से मल्टीप्लाई, 0 का -4 से मल्टीप्लाई और तीनों को जोड़ दो। देखिए क्या आएगा, ZJ का मान देख रहे हैं 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4, ये हो गया Z1। अब इसमें से C1 का मतलब है कि पहले वेरिएबल का प्राइस वेक्टर, तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3, C4, C5 और C6। तो इसमें से क्या घटाना है आपको? -1 घटाना है। ठीक है, तो गाइस देखिए, 0 का 3 से मल्टीप्लाई 0, -2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, -4 का मल्टीप्लाई 0 और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया +1, तो वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो यहाँ पे आपके पास एंट्री जो आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। अब ऐसे ही Z2 माइनस C2 निकालोगे, तो देखो जब Z2 माइनस C2 निकाल रहे तो इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस ये मल्टीप्लाई प्लस ये मल्टीप्लाई, तो यानी कि आपके पास 0 गुणा -1, 0 गुणा -1, 0 गुणा 4 प्लस 0 गुणा 3, और इसमें से आपको C2 घटाना है। C2 का वैल्यू कितना है? 3। तो देखिए 0 गुणा -1 0 प्लस 0 प्लस 0 और -3, वैल्यू कितनी आ गई आपको? -3। तो यहां पे आपके पास वैल्यू मिला आपको -3। ठीक है, उसे नेक्स्ट ले जाइए, तो नेक्स्ट में जाओगे तो इसका 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, इसका 0, इसका भी 0 और तीनों को जोड़ दोगे तो 0। ठीक है, और 0 में से -2 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास +2। उसे नेक्स्ट इसमें जाओगे तो 0 का इससे 0 0 0 और उसमें से 0 घटा दोगे तो क्या आएगा? 0। और इसी तरह से आपके पास ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले टेबल तैयार कर लिए। अब पहले टेबल के अंदर तैयार होने के बाद अपना काम है कि जब इस सिंप्लेक्स मेथड या जो आप एलपीपी कर रहे हो, इस एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करता है या इष्टतम हल तब एग्जिस्ट करता है जब ZJ माइनस CJ के सारे मान कैसे आ जाएं? पॉजिटिव आ जाएं। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं इष्टतम हल के लिए
इष्टतम हल के लिए आवश्यक शर्त है कि Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल 0 हो फॉर ऑल j के लिए। यह आवश्यक शर्त है, कभी पर्याप्त शर्त नहीं है। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि Zj माइनस Cj सारे ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाए और उसके बाद भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। वो कौन सा केस होता है, वो हमारे पास नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे है ना, उसके अंदर आप देखेंगे कि वहां पे Zj माइनस Cj के सारे मान ग्रेटर देन 0 होने के बाद भी आपके पास इष्टतम हल जो है विद्यमान नहीं होता है। लेकिन ये आपको आवश्यक कंडीशन है कि Zj माइनस Cj जो है वो सारे के सारे मान कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। क्या हमारे पास यहाँ पे सारे मान ग्रेटर देन 0 है? नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम नेगेटिव मान है, जो सबसे मिनिमम नेगेटिव मान है, उसके रेस्पेक्ट में आप वेरिएबल्स को क्या करते हो, एंट्री देते हैं। उस वेरिएबल के क्या देते हैं अपन, एंट्री देते हैं। तो देखिए सबसे जो मिनिमम मान है यहाँ पे -3 है। तो देखिए ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको? मैं अब यहाँ पे हटा रहा हूं, ये वाला पोर्शन अपन कैलकुलेशन के लिए रख लेते हैं। ठीक है, और यहां पे अपन जो है टेबल बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं हटा रहा हूं अब। तो देखिए क्या करें, क्योंकि सभी Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, अतः न्यूनतम ऋणात्मक मान को चयन कर उसके संगत चर को प्रवेश दिया जाता है, जिसे प्रवेशी सदिश का मतलब है एंट्री वेक्टर कहा जाता है, जिसे क्या कहते हो आप, प्रवेशी सदिश कहते हैं। तो देखिए यहां पे अपने इस क्वेश्चन में यहां कौन सा वैल्यू, Z2 माइनस C2 इज इक्वल टू -3, जो क्या है, लेस देन 0 है। अतः प्रवेशी सदिश क्या होगा यहां पे, अतः प्रवेशी सदिश अल्फा 2 या फिर आप कह सकते x2। ठीक है, तो प्रवेशी सदिश जो x2 होगा, और प्रवेशी सदिश को जो डिनोट करते हैं अपन किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से एंट्री वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रवेशी सदिश सेलेक्ट करने का तरीका। अब प्रवेश कर रहा है कोई वेक्टर, तो ये प्रवेश तो तब करेगा ना, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम आप 3 वेरिएबल रख सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप इस x2 को एंट्री करा रहे हो तो इसका मतलब किसी न किसी वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, भार होना पड़ेगा। और उस वेक्टर को भार होने के लिए उसको सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, तो देखिए गाइस, ये जो वर्क कर रहे हैं अपन अपगामी सदिश के लिए, अपगामी सदिश यानी कि डिपार्टिंग वेक्टर। अपगामी सदिश सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप मिनिमम निकालते हैं, और किसका मिनिमम निकालते हैं, वो होता है xbi अपॉन yi। ठीक है, yi, और यहां पे जो प्रवेशी सदिश होता है ना, उस प्रवेशी सदिश, यहां पे x2 है तो यहां पे लिखा जाएगा 2, और साथ ही साथ ये कंडीशन जरूर होती है कि yi2 यानी कि जो नीचे वाली एंट्री है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके। यदि ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, यदि ये इक्वल 0 है, तो नीचे 0 बनने की वजह से ये जो टर्म बनेगी वो इंफिनिटी बनेगी, और इंफिनिटी का मिनिमम लिया नहीं जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी का मिनिमम लोगे तो आपके पास जो फाइनाइट वैल्यू होंगी इसके साथ में तो वो ही आएंगी। तो यहाँ पे इक्वल 0 वाले को टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं, और यदि लेस देन 0 आते हैं सारी एंट्री,
यदि ये सारे वेरिएबल्स क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाते हैं, और लेस देन जीरो आने के केस के अंदर आपके पास सॉल्यूशन अनबाउंडेड मिलता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक ही क्वेश्चंस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की ट्राई कर रहा हूं कि यदि आपके पास ये जो नीचे वाली सारी एंट्री कैसी हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, इफ ऑल yi2 लेस देन जीरो, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ये जो जे लिख देता हूं मैं yi जे का मतलब है कि आपके पास जो वेरिएबल्स एंट्री किया है वो, तो यदि yij लेस देन जीरो है फॉर ऑल i कॉमा जे के लिए, ठीक है, तब हम कहते हैं फॉर ऑल i कहूं तो आपके पास देन सॉल्यूशन अनबाउंडेड, देन सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। तो उस केस में आपके पास सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, अनबाउंडेड होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन यदि आपके पास ग्रेटर देन इक्वल जीरो है तो डिपार्टिंग वेक्टर निकाल सकते हैं आप। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप डिपार्टिंग वेक्टर, मिनिमम ऑफ ये जो एक्स बी आई है ना, इस एक्स बी आई को आप क्या लेकर के चल रहे, बी लेकर के चल रहे, क्या लेकर के चले, बी लेकर के चले। तो मैं आपको यहां पे इन टर्म्स बता रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिक आपको, ये जो एक्स बी आई है उसको क्या माना गया है, बी माना गया है। तो देखो yi2 i बराबर 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 1 2 बनेगा, ठीक है, 1 2 बनेगा, ठीक है। तो आपके पास 1 2 वाली एंट्री कौन सी है, ये वाली एंट्री, ठीक है, 1 2 वाले आपके पास ये एंट्री है। तो देखो यहां पे आपको नेगेटिव दिख रहा है, साथ में -1 का भाग, तो साथ में से -1 का भाग दोगे तो आप इसको इग्नोर कर दें, 7 -1 वाले भाग को क्या कर दें, इग्नोर कर दें यहां पे, और सीधे नेक्स्ट वाले पे आ जाएं, y i का मान 2 रखोगे, y22, तो y22 ये है आपके पास, तो 12/4 क्या लिखे यहां पे, 12/4। नेक्स्ट वाला देखिए यहां पे क्या आएगा, 10/3, यहां पे क्या आएगा 10/3। तो इनमें से मिनिमम कौन है, देखो ये 4 तिया 12, पूरा पूरा 3 है, यहां पे 3 तिया 9 और उससे ज्यादा, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम आया वो कौन आया, 12/4 आया। और जो ये जो 4 है, ये आपके पास कौन सी एंट्री है, y22 वाली एंट्री है। कौन सी एंट्री है, y22 वाली, ये देखो, ठीक है। तो जो आपके पास ये एंट्री जिसका डिवाइड करते हो और वो मिनिमम में आ जाता है, और मिनिमम में आने के बाद उस एंट्री उस वेक्टर को क्या कहा जाता है, डिपार्टिंग वेक्टर या की एलिमेंट कहते हैं उसको। सो यहां पे जो y22 हुआ वो क्या हो गया, आपका की एलिमेंट हो गया, की एलिमेंट जिसको आप मुख्य अवयव कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, मुख्य अवयव। और मुख्य अवयव होता है उसको हम किसी एक स्क्वायर कॉलम से डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका स्क्वायर कॉलम बन जाता है, ये हो गया है आपका मुख्य अवयव, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में जो भी वेरिएबल है कौन सा है, इसके रेस्पेक्ट में x5 वेरिएबल है, तो x5 को क्या कर दिया जाता है, डिपार्ट कर दिया जाता है। तो यहां पे लिख देता हूं, आते हैं y22 के सापेक्ष या संगत चर को अपगामी सदिश कहा जाएगा। यहां पे अपने पास आते हैं यहां, तो जो आपके पास मुख्य अवयव होता है, मुख्य अवयव के संगत जो चर होता है ना, उसी को क्या कहते हैं आप, अपगामी सदिश कहते हैं या डिपार्टिंग वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे आपके पास डिपार्टिंग वेक्टर जो होगा वो x5 हो गया, जिसको आप इस साइन से डिनोट कर लिए हो, ठीक है। जो मुख्य अवयव है उसको आपने स्क्वायर कॉलम से डिनोट कर लिया है, ठीक है, या स्क्वायर के सिंबल से डिनोट कर लिया है। अब अपना काम जो होता है नेक्स्ट टेबल बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल कैसे बनाई जाएगी, तो देखिए सबसे पहले हमें काम करना होगा कि जो आपके पास ये 4 बना है, इस 4 को क्या कर देना है, 1 बना देना है। इस 4 को क्या बना देना है, 1 बनाना है। तो इस 4 को 1 बनाने के लिए इस पूरी टेबल में, या सॉरी इस पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, आपको 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा, सारा नोट कर सकते हो आप। और उसके बाद अपन नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं। हटाएंगे सब कुछ।
तो अब क्या करेंगे हम, अब द्वितीय या सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए मुख्य अवयव को एक बना लेते हैं, जिसके लिए उस प्रतिबंध को मुख्य अवयव से भाग कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि सेकंड टेबल या फिर हम कह सकते हैं न्यू टेबल की पंक्ति होती है, जो कि न्यू टेबल की क्या होती है, पंक्ति होती है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे कंस्टेंट्स को क्या कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले यही पंक्ति में लिखूंगा, यहां पे 4 से भाग देने पर बिग का मान जो आपके पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 4 3 12, इसमें भाग दोगे आप तो कितना आएगा आपके पास, -1/2 आएगा। इसमें भाग दोगे तो आपके पास 1 आएगा। इसमें भाग देने पर 0 आएगा। इसमें भाग देने पर 0, इसमें भाग देने पर 1/4 और नेक्स्ट वाले में भाग देने पर 0। क्लियर है? ओके, ये एंट्री भी देख लेते हैं अपन। एंट्री कौन हुआ था, एंटर हुआ था आपका सेकंड वेरिएबल यानी कि x2, डिपार्ट हुआ था आपका x5। तो जो ये x5 है इसकी जगह आ जाएगा x2, इस x5 की जगह क्या आ जाएगा आपका x2 आ जाएगा। बाकी इनमें कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा, ये x4 रहेगा और ये आपका x6 रहेगा। ये α4 x4 के रेस्पेक्ट में α4, x2 के रेस्पेक्ट में α2 और ये α6। सीधी बात करें, x4 का जो आपके पास प्राइस वेक्टर है वो 0 है। x2 का कितना प्राइस है, x2 का प्राइस 3 है तो ये 3 आ जाएगा। x6 का प्राइस वही 0 है तो इसको 0, ठीक है। ये सीजे जो है ये चेंज नहीं होंगे, सीजे सारे के सारे वही रहेंगे। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए ये पंक्ति बन गई आपके पास। अब जो शेष बची पंक्ति है, शेष बची हुई पंक्ति में मुख्य अवयव के या मुख्य अवयव वाले कॉलम में, मुख्य अवयव वाले कॉलम में या स्तंभ में सभी प्रविष्टि 0 या शून्य बनाई जाती है, और शून्य बनाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। शून्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप अच्छे से समझिए। ये आपके पास जो ये मैट्रिक्स जो ये मिला है ना आपको, इसको बोलते हैं की रो। क्या बोलते हैं इसको, की रो। ये वाले की रो है जिसको आप बोलते हैं मुख्य पंक्ति। क्या बोलते हैं इसे, मुख्य पंक्ति। तो देखिए अब ये नेक्स्ट वाला आपको तैयार करना है, जैसे कि R1 तैयार करनी है। तो R1 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो पहली टेबल की R1 है, नई टेबल की जो R1 मिलेगी आपको क्या मिलेगी, R1 माइनस क्या, R1 माइनस ये जो आपके पास मिले हैं मुख्य पंक्ति, और मुख्य पंक्ति जो है इसको गुणा किया जाता है R1 के, जो आपके पास ये दिख रहा है ना जिसको 0 बनाना है, ये वाला है ना, इसी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसी से मल्टीप्लाई करना है आपको।
मुख्य पंक्ति गुणा मुख्य अवयव के संगत, मुख्य अवयव के संगत स्तंभ की प्रविष्टि। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो R1 बनाने के लिए ये देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो ये वाली एंट्री पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये B का मान क्या आएगा यहां पे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो 7 है यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, तो पहले लिखा आपने 7, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से क्योंकि मेरे को यहाँ पे जगह चाहिएगी, तो मैं ये सारा हटा देता हूं एक बार। तो देखो ये काम तो हमने कर लिया। तो देखो पहले ये बी वाली एंट्री जो दिख रही है आपको 7, इस 7 में से आपको क्या हटाना है, जो मुख्य पंक्ति दिख रही है, मुख्य पंक्ति है आपकी ये, है ना। तो अब इसको 3, ये 3 है, और इसको गुणा करना है किसके साथ, देखो इसके सापेक्ष कौन सा अवयव है यहाँ पे, -1, इसको -1 से गुणा करना है। तो देखो ये हो गया 7, और ये कितना बन जाएगा आपके पास, 7 + 3 = कितना बन गया, 10। ठीक है, तो यहां आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10। यहां पे वैल्यू आपके पास आ गई 10। नेक्स्ट ये वाला एंट्री देखना है, तो ये वाला एंट्री देखो, ये क्या है आपके पास, 3 है, 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला दिख रहा है आपको -1 बटा 2, -1/2, और इसको मल्टीप्लाई इसी -1 से गुणा करना है, तो कितना आएगा, 3 + 1/2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू आएगी आपकी 7/2। नेक्स्ट पे चले जाइए, तो नेक्स्ट पे चले जाइए, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, -1, तो ये -1 माइनस ऑफ, इसके रेस्पेक्ट में कौन सा ये 1 है, और इसको किससे गुणा करना, वही -1 से गुणा करते जाना है। तो यहाँ पे मिला -1, ये +1 = 0। तो देखिए ये वाली एंट्री 0 करना, अपना टारगेट यही होता है कि जो मुख्य अवयव होता है उसके संगत जो कॉलम है उनकी प्रविष्टि को 0 करना। तो देखो ये 0 हो गए। नेक्स्ट चले जाइए y3 पे, तो ये रहा y3, तो इसके लिए आपने किया 1, और इसका y3 ये रहा 0। ठीक है, तो इस 0 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 से, और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। तो यानी कि y3 में क्या आएगा, 1 आएगा। y4 में चले जाओ, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस y4 दिख रहा है ये 0, तो 0 का गुणा -1 से, तो वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी दोबारा से। तो y4 पे कितना हो गया, y5 में जाइए, तो y5 क्या हो गया, 0 हो गया। 0 में से आपको क्या करना है, y5 के संगत 1/4 है, तो 1/4, इसको -1 से गुणा करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +1/4। तो ये आपके पास +1/4 हो गया। नेक्स्ट में चले जाइए, तो क्या है यहाँ पे 0 है, और 0 में से आपको ये 0 से मल्टीप्लाई किसका, -1 से, और वैल्यू आ गई आपके पास 0। तो यहां पे आपके पास क्या मिल गया, 0। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी तरह से कौन सी रो, तीसरी रो तैयार कर लेंगे, और तीसरी रो के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे। यहाँ पे R3 लिख देता हूं, यहाँ पे R3 हो जाएगा, और इसमें मुख्य पंक्ति और मुख्य अवयव के संगत स्तंभ की प्रविष्टि। ठीक है, तो आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। एक बार और इसमें कर लेते हैं, तो देखिए इसके लिए करेंगे, तो देखो यहां पे क्या है आपके पास 10 है, ये आपके पास 10 है। इस 10 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, इसकी ये की एलिमेंट जो की रो है आपके पास 3, और 3 का गुणा करना है किससे, देखो यहाँ पे आपके पास की एलिमेंट ये था, तो इसका जो कोफिशिएंट है इधर नीचे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 3 से। तो 10 में से 9 गए, तो कितना बच गया आपके पास, 1 बच गया। तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो कितनी आएगी, 1। नेक्स्ट वाले में चले जाइए, यहाँ पे क्या है आपका -4 है। फिर आपका इसके लिए देखना है, तो ये कितना है, -1/2 है, -1/2 गुणा आपको इसी 3 से करना है, यानी कि कौन से 3 से, इस 4 के नीचे वाले से, -3।
तो ये गुणा करोगे तो कितना आ गया, -4 आ गया, -3/2 हो गया, तो कितना आ गया, -8 -3 -11, और ये तो प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, तो -8 और +3 यानी कि -5/2। तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ गई -5/2। नेक्स्ट चलिए, तो ये तो 0 बनने वाला है, देख सकते हो, ये 3 आया, और इसमें से आपको किसका ये दिख रहा है 1, और इसको 3 से गुणा करके लिखोगे तो 0, तो यहां पे वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट 8 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये क्या है y3, तो y3 कौन सा ये रहा, तो इसको 0 गुणा 3 = 8, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 8 मिलेगा। नेक्स्ट चले जाइए, यहाँ पे क्या है आपका 0 है, और इसका y4 क्या है 0, ये देखते चलना है अपने को, 0 × 3, तो क्या मिला आपको 0, तो ये क्या मिलेगा 0। नेक्स्ट y5 के लिए जाइए, तो y5 कितना है 0, माइनस इसका y5 कितना है 1/4, और गुणा करो 3 से, तो माइनस का 3/4, तो ये आपका आया -3/4। उसे नेक्स्ट चले जाइए, तो ये हो गया 1 माइनस इसका y6 क्या है 0, तो 0 गुणा 3 वैल्यू 1, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये आपके पास क्या बन गई है, सेकंड सिंपलेक्स टेबल बन गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वापस से आपको क्या काम करना है, वही ZJ - CJ, ठीक है, तो ZJ - CJ कैलकुलेट करना है आपको, और ZJ - CJ कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या काम करना पड़ेगा, इस CB का इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, जोड़ दो, और फिर उसको -1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका इससे करोगे तो क्या आएगा आपके पास, मैं ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं ना, नहीं तो बहुत फास्टली कर सकते हो आप, एक बार चीजें समझ में आ गई तो देखो, 0 का इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, इसका इससे गुणा करोगे तो -3/2, क्योंकि जोड़ रहे हो तो फिर माइनस कोई मेंटेन, ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और इसमें से क्या घटाना है आपको, -1 घटाना है, तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाती है माइनस का 3/2 और +1, तो -1.5 में से 1 गया तो क्या बच गया, माइनस का 1/2 बच गया, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू आएगी आपकी -1/2, क्या वैल्यू आएगी आपकी -1/2। आगे चलिए, 0 का 0 से गुणा करोगे 0, 3 का 1 से, देखो 0 का 0 से 3 का 1 से करोगे तो 3, और 0 का 0 से करोगे 0, और फिर उसमें से आपको ये 3 घटा देना है, तो वैल्यू कितनी आ गई 0, तो यहां पे आ जाएगा 0। आगे चले, 0 का इससे गुणा 0, इसका इससे गुणा, तीसरे वाले से 0, और इसका इससे गुणा 0, और 0 में से सारा 2 घटा दोगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, 0 ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और 0 में से 0 गया तो 0। नेक्स्ट ये क्या आएगा 0, ये कितना आएगा 3/4, और ये 0, और 3/4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 3/4। नेक्स्ट 0 का इस 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर ये 0, ये 0, तो 0 + 0 + 0 0, और 0 में से 0 गया तो 0, ठीक है। अब वही काम करना है आपको कि ZJ - CJ जो है वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये 0 है, ये पॉजिटिव है, 0 है, पॉजिटिव है, 0 है, तो सिर्फ नेगेटिव यही है, तो यहाँ पे एंट्री वेक्टर जो होगा वो ये एंट्री वेक्टर एंट्री वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो हटाऊं मैं ये, अब मैं ये वाली एंट्री हटा रहा हूं, क्योंकि ये अपनी कौन सी टेबल थी, ये आपकी फर्स्ट टेबल थी, ये आपकी सेकंड टेबल है, ठीक है। अब आपकी थर्ड टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ZJ - CJ सारे क्या नहीं आए हैं, पॉजिटिव नहीं आए हैं, तो अब मैं ये सारी एंट्री हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, क्योंकि और तो जगह है नहीं, तो फिर इसी में अपन एडजस्ट कर, ठीक है। अब बनाते थर्ड टेबल, अब अपनी कौन सी टेबल बनेगी, थर्ड टेबल बनेगी। तो यहां पे देखिए, लिख दो वही सब चीजें, ZJ - CJ कौन सा है, यहां पे 1 वाला है, तो Z1 - C1,
Z1 माइनस C1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, जो किससे है, लेस देन है 0 से। अतः जो एंट्री वेक्टर है, एंट्री वेक्टर या प्रवेशी सदिश, तो प्रवेशी सदिश मिलेगा वो कौन मिलेगा, x1 मिलेगा। प्रवेशी सदिश x1 हो गया। अब क्या करना है, अपगामी सदिश और निकालने के लिए, अपगामी सदिश के लिए क्या करोगे, मिनिमम करोगे किसका, यहां पे लिखते हो आप एक्स बी आई और यहां पे लिखोगे देखो वाई आई, है ना। और जब वहां पे वाई आई टू लिखा था, यहां पे आपके पास प्रवेश सदिश कौन है, 1 है, तो यहां पे लिखा जाएगा वाई आई वन, और वाई आई वन सारे के सारे कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो देखो मिनिमम ऑफ एक्स बी आई, एक्स बी आई के लिए क्या करते हो आप, बी वाले, है ना। एक्स बी आई में बता चुका बी, तो देखो 10 में किसका भाग लगेगा, इसके सापेक्ष जो आपके पास ये दिख रहे हैं आपको कॉलम की जो एंट्री दिख रही है, तो 10 में किसका भाग, 7/2 का। 3 में ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया है। अब ये दोनों तो माइनस आ गए हैं, है ना, लेकिन ये पॉजिटिव था, तो अब इन दो का काम नहीं करेंगे, इस दो को क्या कर देंगे, इन दो को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इन दो को क्या कर देंगे अपन, इग्नोर कर देंगे, तो केवल यही एंट्री बनेगी, और इसका जो मिनिमम आएगा वो यही आएगा 10/7/2। तो देखिए ये जो 7/2 वाली है वो एंट्री किसकी है, y11 है। ये क्या है आपका y11, ठीक है। ये y11 है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो वेरिएबल है कौन सा है, x4। तो यहां पे लिख देंगे, आते हैं y11 के सापेक्ष या संगत जो चर है कौन सा है, x4। ये कैसा होगा, अपगामी सदिश होगा, अपगामी सदिश या डिपार्टिंग वेक्टर, अपगामी सदिश होगा। तो देखो x4 यानी कि x4 ये रहा y4, और ये आपका x4 सब्ट्रैक्ट यानी कि आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा, ठीक है। और की एलिमेंट क्या बनेगा, की एलिमेंट भी आपका ये 7/2 ही बन जाएगा। की एलिमेंट क्या बन जाएगा आपका, ये 7/2 बन जाएगा, ठीक है। हटा देंगे सारा कुछ, ओके। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल के लिए। तो नेक्स्ट टेबल के लिए कैलकुलेशन देख लो। तो देखिए नेक्स्ट टेबल के लिए कैलकुलेशन, पहले तो मैं ये सी बी डी एक्स बी चेंज कर लेता हूं। एंट्री कौन होना है, वह x1 4 सब्ट्रैक्ट होना है, यानी कि आउट होना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका x1, तो ये हो जाएगा अल्फा 1, और अल्फा 1 के एंट्री क्या है यहाँ पे -1, यानी कि इसका जो प्राइस है वो, इनको तो चेंज ही नहीं करना है। तो 3 अल्फा 2 x2 0 अल्फा 6 x6। और b देखिए b क्या बनेगा, जो ये आपके पास मिली है, ये क्या मिल गई आपको, मुख्य पंक्ति, यानी कि आपको बोलते की रो। तो की रो को बनाने क्या कर ले, 1 बना दे, इसको 1 बनाने के लिए क्या करो गाइज, एक बार थोड़ा सा ये देखो, ये वाला जो एंट्री है ना, ये आपका 5/2 आएगा, क्योंकि वहां पे आपके पास 3 था ना, तो इसको कैलकुलेशन को देखना, वहां पे 5/2 आ जाएगा। काम आपको उसी तरह से करना है। और एक y3 वाली में एंट्री में और दिक्कत आ रही है, तो y3 वाला एंट्री क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वहां पे मिस्टेक हो गई है, तो आई एम सॉरी उस चीज के लिए, लेकिन आपको कैलकुलेट उसी तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये वैल्यू जो आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 में जब आप भाग दोगे किसका, 5/2 का, तो देखिए 10 में 5/2 का भाग दोगे 5, और ये ऊपर चला गया तो 20/5, तो यानी कि वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो आपके पास थर्ड टेबल है, उसके अंदर बिग का मान कितना आएगा, 4 आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 0, और यहां पे आपके पास 3 है, तो 3 में जब आप 5/2 का भाग दोगे, 3 में 5/2 का भाग दोगे, तो 3 गुणा 2/5, यानी कि 6/5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये आपके पास 2/5 बन जाएगा, ये 1/14 नहीं, ये 1/10 बनेगा, ठीक है, 1/10, और ये 0, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो आई एम सॉरी उस चीज के लिए। अब आगे देखिए,
तो ये आपने क्या बना ली है कि रो बना ली है। अब यहां पे आपके पास ये जो चेंजमेंट करोगे तो इस चेंजमेंट को देखिए R2 में चेंज करना है आपको, तो यहां पे लिख देंगे R2 और R2 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, किसको, पंक्ति जो रो है आपके पास, इसमें से आपको जो मुख्य पंक्ति है, मुख्य पंक्ति के जो सापेक्ष एलिमेंट्स है ना, उनके कॉलम के उनको मल्टीप्लाई करके आपको काम करना है। तो मैं आप डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि पिछले आपने लिख लिया था कि स्टेप कैसे कैसे फॉलो करना है। तो देखिए आप डायरेक्ट इस बारे में क्या करेंगे, ये हुआ 3 आपका, ऊपर लिख देता हूं 3। इस 3 में से आपको घटाना है क्या, क्या घटाना है 3 में से, इसका जो एलिमेंट है कौन सा दिख रहा है आपको, -1/2। तो -1/2 को इससे मल्टीप्लाई करके, तो 4 गुणा -1/2 मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 3 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 5। तो यहां पे आपके मिलेगा 5 मिल जाएगा यहां पे आपको। नेक्स्ट ये क्या है आपके पास, -1/2 है, -1/2 माइनस करना है आपको इस 1 से, किसको गुणा करके, -1/2 को गुणा करके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये 1 दिख रहा है आपको, इस 1 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, ये 0, 1 माइनस ये एंट्री आपके पास 0 इंटू -1/2, वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये आपके पास वैल्यू मिला आपको 1। नेक्स्ट वाला ये 0 है आपके पास, 0 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 6/5 और इसको -1/2 से गुणा करके, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो क्या मिला आपको, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3/5 मिल गया। तो यहां आपके पास क्या मिलेगा, 3/5। उसे नेक्स्ट चले जाइए, तो यहां पे आपके पास y4 ये रहा, तो ये रहा 0 और ये 2/5 का मल्टीप्लाई किससे, -1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे आ गया 1/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/5। नेक्स्ट y5 के लिए देखना है, तो y5 आपके पास क्या है, यहाँ पे 1/4 है, 1/4 और इसका y5 है 1/10 और इसको गुणा करना है -1/2 से, तो ये आपके पास कितना मिला, 1/4 प्लस 1/20 हो गया और एलसीएम कितना आया इसका 20, 4 पे जो 20 प्लस 5, तो 6/20। आप इसको सोल्व कर सकते हो, 2 तिया 6 10, तो 3/10 ये वैल्यू आपके पास 3/10। नेक्स्ट वाला देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है आपका 0, 0 में से 0 को ही किसी से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं थर्ड स्टेप में। इसके अंदर क्या आएगा आपके पास, ये 1 है, ये हटा देता हूं अब मैं ये कैलकुलेशन, तो देखिए यहां पे क्या आपके पास 1 है, ये 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो आपको दिख रहा है 1, ये वाला इधर से क्या है 4 है, 1 माइनस इस 1 में से आपको ये 4 किससे गुणा करके, माइनस के 5/2 से गुणा करके, माइनस के 5/2 से गुणा करके लिख दो, तो 1 प्लस ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गई प्लस के 10, 1 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 11। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो यहां पे y1 कितना है, यहां पे -5/2 है, माइनस करना है आपको, आपकी के एलिमेंट कौन सी थी, ये वाली, तो इसको 1 का गुणा किससे करना है, माइनस के 5/2 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, तो यहां पे एंट्री क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है आपके पास, इधर 0 है, तो 0 का जब 0 से करोगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट वाला 8 है, 8 में से क्या करना है आपको, 8 में से आपका इसके लिए क्या है y3 है, तो 8 में से 6/5 और इसको गुणा करना है किससे, माइनस के 5/2 से, तो देखिए 5 से 5 कट गया, 2 तिया 6 हो गया, तो ये हो गए 8 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 8 और 3 11, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास 11। नेक्स्ट चलो y4, यहाँ पे क्या है आपका 0 है, तो 0 लिखिए 0 माइनस इसका y4 क्या है 2/5, तो 2/5 गुणा -1/2, तो 2 से 2 कट गया, 0 प्लस 1/5 वैल्यू आ गई 1/5, तो यहां पे आपके पास क्या मिलेगा 1/5। y5 में चलिए, तो y5 कितना है -3/4 माइनस
इसका कितना है y5 1/10, और किससे गुणा करना है -1/2 से, सॉरी -5/2 से, सॉरी ये -5/2 है तो 5 से 5 कटेगा तो आपके पास +1 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा +1। अभी फिर से गलती हो जाती, -5/2 से तो यहाँ पे क्या आ गया 5 दूनी 10, ठीक है, तो -3/4, ये माइनस माइनस क्या हो गया +1/4, तो कितना आया -2/4, यानी कि माइनस का 1/2। नेक्स्ट ये क्या है आपके पास 1 है, 1 में से इसका एंट्री क्या है 0, और 0 को -5/2 से गुणा करके लिख दो तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1, ठीक है। ये आपके पास थर्ड टेबल बन गई है, और थर्ड टेबल बन गई है तो अब आपको ZJ माइनस CJ को दोबारा से कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इसका इससे गुणा कर दोगे कितना आएगा -1 आएगा। ये कैलकुलेशन हटा दो यहां से, देखिए -1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा -1, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 + 0, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको -1, -1 सब्ट्रैक्ट करना है तो वैल्यू क्या आ गई 0, तो यहां पे आपको क्या मिल गया 0। नेक्स्ट इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 3, और इसका करोगे 0, तो सिर्फ 3 मिला, और 3 में से ये 3 गया तो कितना बच गया 0। नेक्स्ट इसका करोगे कितना आ गया आपके पास -6/5, इसका करोगे तो कितना आ गया +9/5, और इसका करोगे तो 0, और 0 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है -2, तो ये कितना आ गया 9 में से 6 गए तो 3/5 और +2, तो यानी कि 5 दूनी 10 और 3 13/5, तो ये वैल्यू आपके पास आई 13/5। नेक्स्ट करिए कैलकुलेशन, ये कितना आएगा -2/5, इसका इससे करोगे तो 3/5, ठीक है, और इसका ही करोगे तो 0, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 0, तो 3/5 में से 2/5 गया तो कितना बच गया 1/5, तो यहां पे वैल्यू आ गई 1/5, ठीक। नेक्स्ट चलिए -1 का इससे करोगे तो माइनस का 1/10, इसका इससे करोगे तो कितना आ गया 3 × 9/10, और इसका करोगे 0, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 0, तो 9/10 में से 1/10 गया तो 8/10, वैल्यू आप और कैलकुलेट करना चाहते हो तो 4/5, ये आ गया 4/5। नेक्स्ट चलिए इसका इससे करोगे 0, ये करोगे 0, ये करोगे 0, और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे, वैल्यू आ गई 0। अब देखिए गाइस यहां पे ZJ माइनस CJ के सारे मान कैसे आ गए हैं, पॉजिटिव आ गए, तो इसका मतलब है अब आपको टेबल नहीं बनानी है, आपकी टेबल यही स्टॉप हो जाएगी, और जो ये आपके वैल्यू दिख रहे हैं इन्हीं का क्या मिलेगा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये हटा देता हूं मैं सारा कुछ, लिख देंगे, क्योंकि थर्ड टेबल में ZJ माइनस CJ सारे के सारे क्या है ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ZJ माइनस CJ क्या है सारे ग्रेटर देन इक्वल 0 है, अतः इसी सारणी से हमें LPP का इष्टतम हल प्राप्त होता है, और कौन से होंगे, तो देखिए x1 के रेस्पेक्ट में b का मान क्या आया है, तो x1 के रेस्पेक्ट में x1 के संगत b का मान, यानी कि x1 बराबर कितना आ गया 4, x2 के रेस्पेक्ट में b का मान कितना आया, तो इसी प्रकार सिमिलरली x2 बराबर आया 5, x6 का मान कितना आया, x6 का मान आ गया 11, और बाकी सारे जो बच गए तो ये होता है बेसिक सॉल्यूशंस। कौन से होते हैं बेसिक सॉल्यूशंस, बाकी जो बच गई कौन कौन सी बच गई x3 x4 और एक x5, वो सारे मान हो गए 0,
और आपके पास ये वेरिएबल्स आ गए। तो सॉल्यूशन आपको मिल गया 4 5 0, यानी कि आप इसका सॉल्यूशन जो होता है वो इस तरह से दिया जाता है x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है। और इनके वैल्यू क्या क्या है, x1 का मान कितना है 4, x2 का मान 5, x3 का मान 0, 4 का 0, 5 का 0 और 6 का 11, ठीक है। तो ये आपके पास क्या मिल गया है, सॉल्यूशन मिल गया है। यही सॉल्यूशन जो है वो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब आपको यहाँ पे z का मान रखना है और काम करना है। ये मैं हटा देता हूं ये टेबल, ठीक है। अब आपका ये काम करना है, ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z, तो मैक्सिमम z इसके अंदर मान रख दो। x1 का मान कितना मिला है 4, तो -4 हो गया। x2 का मान कितना मिला है 5, तो यानी कि 3 गुणा 5। और x3 का मान कितना मिला है 0, 2 गुणा 0। x4 का मान कितना मिला है, देखो ये जो 0 0 है तो सारे क्या हो जाएंगे 0 + 0 + 0, तो वैल्यू कितनी होगी -4 + 15, और 15 में से 4 गए तो क्या आया 11। ये आपको मिला है मैक्सिमम z। क्या मिला आपको मैक्सिमम z। लेकिन अपना जो क्वेश्चन था वो किसका था, मिनिमम का था। तो मिनिमम के लिए क्या करोगे, तो मिनिमम z जो मिलेगा वो कितना -1 से गुणा कर दो तो -11। ये आपका सॉल्यूशन होगा, यही आपका इसका आंसर है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस आपके पेशेंस के लिए कि इतना जो बड़ा जो है आपने वीडियो देखा, लगभग 1 घंटे का हो गया होगा शायद, लेकिन आपको शायद बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी कि किसी भी सिंप्लेक्स टेबल को या सिंप्लेक्स मेथड से आप एलपीपी को सोल्व कैसे करते हैं। ये बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू एंड नाइस टू मीट यू।